अगर आप मानते हैं कि योगी जी अगले पीएम होने चाहिए मोदी जी के बाद, तो ये मीडिया कभी नहीं, ये जो लेफ्टिस्ट लोग हैं ये कभी नहीं चाहेंगे कि मोदी के बाद योगी आ जाए। तो उसको कितना बर्बाद दिखाया जाए और उसको कितना वीकेंड किया जाए, इस पे काम मीडिया कर ही रहा है। मोदी से बड़ा कोई नेता हो ही नहीं सकता और हम उसको ऊपर आने नहीं देंगे। इसलिए योगी जी की योजनाओं का योगी को सिर्फ और सिर्फ अपने लोकल मीडिया पर रिलाई करना पड़ रहा है। उसको केंद्रीय नेतृत्व से या भाजपा के आईटी सेल से वहाँ से कोई मदद इनको नहीं मिल रही। अब जिस सोशल मीडिया ने नरेंद्र मोदी को यहाँ तक पहुँचाया, अब वही मैनिपुलेट हो रहा है। ट्विटर और फेसबुक दोनों ही भाजपा के नरेंद्र मोदी के नियंत्रण से बाहर जा चुका है। नरेंद्र मोदी के लिए 2024 में शायद स्थिति उनकी इतनी खराब कर देगा कि शायद उनको या तो कॉलिशन गवर्नमेंट फॉर्म करना पड़े या फिर उनकी हार हो जाए। बंगाल पे चुप्पी, पालघर पे चुप्पी, अयोध्या में साधुओं की हत्या पे चुप्पी, हिंदुत्व के जितने मामले हैं जिसको हम एसोसिएट करते हैं भाजपा से, मूलतः उस पर चुप रहे हैं ये लोग। चूंकि एक चोरी बाद में पकड़ी गई है, इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब डाका डाला ही नहीं गया। ऑल्ट न्यूज का मूलतः यही कहना है कि ये जो टूल किट अभी सामने आया है, ये तो पहले सारी बातें हो गई हैं, इसलिए अभी किसी ने बना के पिछले साक्ष्यों को लेकर और तब जो है इसे पब्लिक किया। जिस तरह से बोला गया है कि अटैक करना है, जिस तरह की स्ट्रेटजी बनाने की बातें हैं, तो क्या हम उसे नकार दें? मैनिपुलेटेड मीडिया रख के इनका एक चला हुआ, आजकल एक नौटंकी चली हुई इनकी पिछले साल भर से मैं कहूँगा। हर उस मीडिया पे, हर उस ट्वीट पे जो कि किसी का एजेंडा है, किसी के लिए प्रोपेगेंडा चला रही है, उसको मैनिपुलेटेड मीडिया क्यों नहीं लिखा जाता है? सेलेक्टिवली कुछ चीज़ों को, आप अगर हिंदू हैं, आप संस्कृत में लिख रहे हैं और किसी मुस्लिम ने उसको रिपोर्ट कर दिया, और ख़ास करके कोविड के समय में तो मैनुअल रिव्यू भी नहीं होता है, आपको सस्पेंड कर दिया जाएगा 1 दिन, 3 दिन, 7 दिन, या जो भी उनकी इच्छा हो। राहुल गांधी से बड़ा लीडर कोई है ही नहीं। राहुल गांधी कितने भी बड़े मूर्ख हों, लेकिन राहुल गांधी से बड़ा लीडर कोई भी नहीं है उस पार्टी में। आपका राज्यपाल जो है चुना हुआ, वो रो रहा है, आपने कुछ नहीं किया। कम से कम वैयक्तिक स्तर पर नरेंद्र मोदी के हैंडल से तो कर ही सकते थे। आप तबरेज के लिए समय निकाल लेते हैं, आप जो है शबाना आजमी के लिए समय निकाल लेते हैं, आप गौरक्षकों तक को जो है लताड़ देते हैं, लेकिन आपके पास पालघर के लिए समय नहीं। आपने कुछ नहीं बोला, आज तक नहीं बोला है। दोस्तों, मोदी जी क्यों 2024 में नहीं आएंगे और योगी जी 2022 में क्यों अंडरमाइन किए जा रहे हैं केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा, इस पर मैं चर्चा करने जा रहा हूं। और मैं चाहूँगा कि आप सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह के विश्लेषण आपको जल्दी जल्दी मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत और आप देख रहे हैं डू पॉलिटिक्स। आज हम सब ने एक खबर देखी है ट्विटर पे कि किस तरह से कांग्रेस सत्ता में ना होकर भी सत्ता को नियंत्रित करती या सत्ता पर नकेल कसती रहती। एक जिम्मेदार विपक्ष के रूप में नहीं, बल्कि वो ट्विटर पे या फेसबुक पे या उनका तंत्र पे जो शिकंजा उन्होंने कसा हुआ है, वो किस तरह से बार बार उनके लिए एक सकारात्मक परिणाम देता है। मैं बात कर रहा हूँ कि पहले उन्होंने जो टूल किट बनाई थी, आप लोगों ने देखा होगा, मैंने भी पिछला वीडियो मेरा टूल किट के ऊपर था लगभग 1 घंटे का, और उसमें आप सबने पाया होगा कि कैसे कांग्रेस, आप कह सकते हैं कि एक विलक्षण प्रकार की नीचता पे उतर आई। और खैर पॉलिटिक्स में उसे नीचता नहीं कहेंगे, अगर आपकी पार्टी को या आप जिस पार्टी को समर्थन देते हैं वो इस तरह के काम नहीं कर सकती है, तो हम दूसरे को ब्लेम नहीं कर सकते हैं कि फलाने ने ऐसा क्या किया। तो उन्होंने जो सिलसिलेवार ढंग से लिखा हुआ था कि कैसे मोदी को किस बात पे घेरना है, सेंट्रल विस्टा को मोदी महल बताना है, कोविड के टाइम में कैसे कुंभ को सुपर स्प्रेडर बताना है, ईद के ऊपर चर्चा ही नहीं करनी है, सारी बातें वो अब एक बात का मुद्दा हो गई। उसके बाद क्या हुआ कि उसी शाम तक जब कांग्रेस का झूठ जो है सामने आ गया, झूठ या सच कह लीजिए, तब उन्होंने ये बताया कि नहीं ये देखिए, ऑल्ट न्यूज़ की सहायता से उन्होंने मतलब एक फैक्ट चेक किया जो कि इतना हास्यास्पद है कि उसे फैक्ट चेक क्यों कहा जा रहा है ये समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि उन्होंने जिस तरह की दलीलें दी हैं, ऑल्ट न्यूज़ ने उसको चेक करके फैक्ट चेक
करने में, और बताया कि नहीं नहीं ये तो देखिए फ़ॉन्ट जो है अलग अलग है। जैसे कि कांग्रेस का कोई फ़ॉन्ट का स्टाइल शीट डिसाइडेड है कि जब भी हम बनाएंगे तो इसी स्टाइल शीट में होगा। कई बार तो हम और आप भी एक ही डॉक्यूमेंट जब ड्राफ्ट करते हैं तो उसी में फ़ॉन्ट जो है अलग अलग ले लेते हैं, हेडर का अलग होगा, हेडलाइन का अलग होगा, क्योंकि हमें अच्छा लगता है, बेहतर लगता है। कहीं कहीं कॉपी पेस्ट करना होता है। आपने मान लिया कि गूगल से कोई यूआरएल जो है पेस्ट किया, वो एज इट इज़ पेस्ट करेंगे तो वो एक अलग फ़ॉन्ट में होगा, और उस यूआरएल के बाद आप लिखना शुरू कर देंगे तो वो पिछले फ़ॉन्ट को ही कंटिन्यू करता है। इसको एक बेसिस बनाया ऑल्ट न्यूज़ ने कि हमने भैया फैक्ट चेक कर दिया है और ये तो भाजपा वालों की करतूत है या ये डॉक्यूमेंट फेक है। उसके बाद उन्होंने कहा कि ये फेक इसलिए भी है कि हमने तो कांग्रेस के एक व्यक्ति से बात की और उन्होंने कहा कि नहीं 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 ये सही नहीं है, और उन्होंने चूंकि ऐसा कहा कांग्रेस के ऑफिस बेयरर ने, तो इसलिए ऑल्ट न्यूज़ ने उसे सच मान लिया कि हाँ उन्होंने कहा है तो सच ही होगा। उसके बाद और एक दलील दी गई कि देखिए इन्होंने तो कहा है कि IYC इंडिया मतलब इंडियन यूथ कांग्रेस को जब तक टैग नहीं करेंगे तब तक कांग्रेस मदद ही नहीं पहुंचाएगी। लेकिन देखिए हमने ये ट्वीट जो लाया है, इस ट्वीट में तो इन्होंने मतलब किसी को टैग नहीं किया, फिर भी जो है कांग्रेस ने मदद की है। जबकि ऑल्ट न्यूज़ ने कन्वीनियंटली उसी व्यक्ति के द्वारा किए गए 3 ट्वीट्स में से सिर्फ एक को चुना, और टूल किट में लिखा हुआ था कि अगर उस व्यक्ति ने पहले ट्वीट किया हुआ हो तो उसको बोलो कि हम मदद करेंगे DM में जाके, लेकिन आप IYC और इंडियन यूथ कांग्रेस के ऑफिस बेयरर्स को टैग कर दीजिए और उसके बाद आप मांगिए, तब हम आपकी मदद जो है करेंगे। तो ट्विटर पे ट्वीट करवाना तो ये भी एक था कि ऑल्ट न्यूज़ ने कहा कि नहीं 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 देखिए इसमें तो नहीं है, जबकि भाजपा का ये कहना है। ऑल्ट न्यूज़ की एक और दलील थी कि ये इस टूल किट में वही सारी बातें हैं जो ऑलरेडी हो चुकी है। मतलब आप सोचिए कि ये किस तरह, तब इन्हें प्रेम दिवस का फैक्ट चेकर बोला जाता है, मतलब प्रेम दिवस को अंग्रेजी में आप ट्रांसलेट कर लीजिएगा, तब ये लोग बिलबिलाते हैं या इन्हें लगता है कि देखो देखो ये लोग किस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। चूंकि एक चोरी बाद में पकड़ी गई है, इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब डाका डाला ही नहीं गया। ऑल्ट न्यूज़ का मूलतः यही कहना है कि ये जो टूल किट अभी सामने आया है ये तो पहले सारी बातें हो गई हैं, इसलिए अभी किसी ने बना के पिछले साक्ष्यों को लेकर और तब जो है इसे पब्लिक किया। इसमें दो समस्याएं। पहली यह है कि हो तो यह भी सकता है ना कि टूल किट तो कभी भी हो सकता है 1 साल के बाद भी एक्सपोज हो ना, कि इन्होंने एक सिलसिलेवार तरीके से बनाया हुआ था। ये तो 1 साल बाद भी हमें पता चल सकती थी, ये बीच में पता चल गई वो बात अलग है। और दूसरी बात कि टूल किट में जो लिखा हुआ है, जिस तरह से बोला गया है कि अटैक करना है, जिस तरह की स्ट्रेटजी बनाने की बातें हैं, तो क्या हम उसे नकार दें सिर्फ इसलिए क्योंकि ये बाद में आया है? मतलब आप कह रहे हैं कि ये करना सही है कि कुंभ को सुपर स्प्रेडर बताओ और ईद को बोलो कि नहीं ये तो सामाजिक सौहार्द का प्रतीक है, ये तो रिलीजियस हार्मनी है, और इस तरह की बातें। खैर जो भी है, मुद्दा आज का यह है कि कांग्रेस ने ट्विटर को एक पत्र लिखा या ट्वीट किया सिर्फ ये कहते हुए कि देखिए हमारे बारे में देखिए भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं, और ट्विटर ने उन सारे ट्वीट्स को जिसमें टूल किट का उपयोग हुआ है, प्रयोग हुआ है शब्द का या हैशटैग का, उसको इन्होंने मैनिपुलेटेड मीडिया रख के, इनका एक चला हुआ आजकल एक नौटंकी चली हुई इनकी पिछले साल भर से मैं कहूँगा, उसको इन्होंने बता दिया कि ये ऐसे ऐसे है और ये मैनिपुलेटेड मीडिया है, मतलब ये सत्य नहीं है, इसे अपने रिस्क पर पढ़ें। अब आप देखिए कि इसी वक्त में ये तो देखिए ये किस बेसिस पे ट्विटर ने कहा, क्या उन्होंने अपने बेसिस पे अपने स्तर पे एक फैक्ट चेकिंग की, क्या उन्होंने लोगों से बात की पता कर, मतलब कोई साक्ष्य जुटा है क्या? शायद नहीं। उन्होंने ऑल्ट न्यूज़ का शायद फैक्ट चेक पढ़ा और फिर कांग्रेस ने अपील की थी कि इसे ये जो है हमारे बारे में गलत फैलाया जा रहा है, तो उन्होंने हटवा दिया। अब दूसरी बात यह है कि इसी टूल किट को लेके जब आप मैनिपुलेटेड मीडिया लिखते हैं और दूसरी तरफ केजरीवाल ने सीधे सीधे एक दूसरे राष्ट्र की सरकार पे, सिंगापुर पे 2-4 इल्ज़ाम लगाए थे और उसका खंडन भारत के विदेश मंत्री ने
विदेश मंत्रालय ने और सिंगापुर के विदेश मंत्रालय ने, दोनों ने किया, लेकिन केजरीवाल का ट्वीट जो है मैनिपुलेटेड मीडिया में नहीं आता। आप सोचिए कि स्टेट जो है और दो राष्ट्र जिस चीज को नकार रहे हैं वो मैनिपुलेटेड मीडिया नहीं है, लेकिन एक पार्टी जिसके ऊपर ये इल्ज़ाम लगा है उसने एक ट्वीट कर दिया और एक फैक्ट चेक हो जाता है कहीं से, उसके बेसिस पे मैनिपुलेटेड मीडिया लिख दिया जाता है। अब इससे हम मतलब मैं इस वीडियो से और क्या इन्फर करना चाह रहा हूँ, क्या आपको बताना चाह रहा हूँ, बताने का मुख्य उद्देश्य ये है कि ट्विटर और फेसबुक दोनों ही भाजपा के नरेंद्र मोदी के नियंत्रण से बाहर जा चुका है और ये लोग अपने हिसाब से अब मीडिया को मैनिपुलेट कर रहे हैं। और मीडिया से मतलब है सोशल मीडिया, अल्टरनेटिव मीडिया और बाकी मेन स्ट्रीम मीडिया, सारा आप कह लें। और मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सोशल मीडिया जो है कहीं ना कहीं अब मेन स्ट्रीम मीडिया को इन्फ्लुएंस करता है। सोशल मीडिया पे न्यूज़ ब्रेक होती है, सोशल मीडिया के पोस्ट्स के ऊपर मुख्य धारा की जो मीडिया है उसमें खबरें बनती हैं। तब अगर सोशल मीडिया आपके नियंत्रण में नहीं है, और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप सेंसर कर दीजिए, नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि नरेंद्र मोदी की सरकार को या आईटी मिनिस्ट्री को कम से कम इतना तो करना ही चाहिए था कि अगर ये आपको लग रहा है मैनिपुलेटेड मीडिया है, हो सकता है कि आपका तर्क यह रहा हो कि चूंकि ये जो है किसी एक पार्टी के पोजीशन को डैमेज कर रहा है, हम इसलिए ऐसा कर रहे हैं। तो यही चीज आप जितने फेक न्यूज शेयर होते हैं, और ऑल्ट न्यूज खुद सबसे बड़ा फेक न्यूज शेयर करने वाली संस्था है, जब ऑल्ट न्यूज खुद करती है तो उसका हैंडल क्यों है वहां पे? उसके द्वारा फैलाए गए फेक न्यूज को या एकदम डम्ब बुलशिट फैक्ट चेकिंग जो होता है उस पे क्यों नहीं मैनिपुलेटेड मीडिया लिखा जाता है? हर उस मीडिया पे, हर उस ट्वीट पे जो कि किसी का एजेंडा है, किसी के लिए प्रोपेगेंडा चला रही है, उसको मैनिपुलेटेड मीडिया क्यों नहीं लिखा जाता है? तो इसमें सरकार जो है चूक रही है। और आज जब मैं बात करने जा रहा हूं वो इसी मुद्दे पर है कि कैसे सोशल मीडिया को अपने नियंत्रण से बाहर जाने देना, या जिस तरह से ये व्यवहार कर रही है उस तरह से इसको व्यवहार करते देने रहना नरेंद्र मोदी के लिए 2024 में शायद स्थिति उनकी इतनी खराब कर देगा कि शायद उनको या तो कॉलिशन गवर्नमेंट फॉर्म करना पड़े या फिर उनकी हार हो जाए। अगर इसी तरह से चलता रहा, जिस तरह से सोशल मीडिया जायंट जो है फेसबुक हैं या व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी जो है उस पर धमकी खूब दी गई भारतीय सरकार के द्वारा और हमारी जो आईटी मिनिस्ट्री है उसके द्वारा, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं उस पर। व्हाट्सएप अभी भी डेटा ले रहा है आपका और वो डेटा बेचा जा रहा है अलग अलग जगहों पे, आपको ट्रैक किया जा रहा है, आप जो बोल रहे हैं वो सुना जा रहा है आपके फ़ोन के ज़रिए। लेकिन डेटा प्राइवेसी को लेके, और प्राइवेसी एक मूलभूत अधिकार है, इस तरह की बातें करने के बाद भी भारत सरकार अभी तक उस पर कोई भी दंडात्मक कार्रवाई नहीं कर पाई है। टूल किट पर भी पहले कहा कि हम एफआईआर करेंगे, किस तरह से प्लानिंग हो रही है, भाजपा ने एक भी प्राथमिकी दर्ज नहीं किया, कहीं पे भी कोई कंप्लेन नहीं हुआ है, हुआ भी हो तो उस पर क्या कार्रवाई होगी किसी को पता नहीं है। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि आगे मैं एक्सप्लेन करूंगा कैसे मोदी जो है अगर सोशल मीडिया को अपने नियंत्रण में नहीं लाते हैं तो फिर जो है ये बाहर चला जाएगा। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर आपको याद हो 2014 का दौर और 2013 के सितंबर से 2014 के मई तक का दौर, जब तक चुनाव हुए थे, कैंपेनिंग हुई थी, मोदी के चुनकर आने की कई वजहों में से एक वजह या एक सीढ़ी सोशल मीडिया भी है। सोशल मीडिया पे जिस तरह का एटमॉस्फेयर बना था, लोग जिस तरह से पॉलिटिकल हो रहे थे, 2013 तक, उस समय तक सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीज़ें पॉलिटिकल नहीं लिखी जा रही थी। उस पर मेनली वो एक तरह से कह सकते हैं कि सोशल मीडिया का नेसेंट स्टेज था, शैशवावस्था में थी, तो वहाँ पे उस तरह का नहीं फ़ोटो हो रहा है, कुछ लोग अपने बारे में लिख रहे हैं, कहानी, किस्सा, कविताएं, इस तरह से। लेकिन 2013 के सितंबर के बाद से ये सारे प्लेटफॉर्म हाईली पॉलिटिकल होने लगे।
ट्विटर था पॉलिटिकल, बट फेसबुक नहीं था। और उस कारण से, उन चर्चाओं के कारण से एक माहौल बना, एंटी इनकम्बेंसी थी और यूपीए 2 की हार होती है और नरेंद्र मोदी सत्ता में आते हैं। अब जिस सोशल मीडिया ने नरेंद्र मोदी को यहाँ तक पहुँचाया, अब वही मैनिपुलेट हो रहा है। और सोशल मीडिया के मैनिपुलेशन से होता क्या है, आपको लगेगा कि नहीं ट्विटर पे लोग ही कितने हैं भारत में। ट्विटर की अगर मैं बात करूं, फेसबुक पे तो हैं 33 करोड़ लोग, व्हाट्सएप पे हैं 40 करोड़, 33 करोड़ फेसबुक पे हैं, 40 करोड़ व्हाट्सएप पे है, और लगभग 5 करोड़ बोला जाता है कि ट्विटर पे है। कई डाटा में 1.75 करोड़ भी है और कहीं पे 5.3 करोड़ भी है, तो मैं पूरी तरह से नहीं जानता। लेकिन हाँ, ट्विटर इसलिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि फेसबुक के पोस्ट से जितनी खबरें नहीं बनती हैं मेन स्ट्रीम मीडिया में, उससे ज़्यादा खबरें ट्विटर के पोस्ट से बनती है। जैसे इंटरटेनमेंट बीट में आप देखेंगे आधी खबरें आपको इंस्टाग्राम के पोस्ट से, सेलिब्रिटी के इंस्टाग्राम पोस्ट से इंस्पायर होती हैं, उसी को उठा किया जाता है। उसी तरह पॉलिटिकल खबरों में किस नेता ने क्या बयान दिया है, कहाँ पे क्या ट्रेंड कर रहा है, ये खबरों का एक बेस होता है और वो बनता है। नरेंद्र मोदी ने कई बार खबरें बनाई हैं, भाजपा ने बनाई हैं, भाजपा के विरोधियों ने बनाई है। तो ट्विटर एक हाईली पॉलिटिकल ये है, और वहाँ पे ये मैनिपुलेटेड मीडिया की नौटंकी जो होने लगी है वो मोदी को भारी पड़ने वाली है। ट्रंप के साथ क्या हुआ ये आपने देख लिया है। जब वो बाहर जाने वाले थे उसके पहले एक सिटिंग प्रेसिडेंट को सोशल मीडिया ने, ट्विटर ने अकाउंट जो उनका सस्पेंड कर दिया, परमानेंटली बैन कर दिया इनफैक्ट। क्यों? क्योंकि उनकी बातें उन्हें पसंद नहीं थी, और ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के चैंपियंस जो हैं वो इस तरह की बातें करते हैं। कितने लोग हैं ये मैटर नहीं करता है, मैटर ये करता है कि ट्विटर से नैरेटिव बनता है। ट्विटर पे जो बोला जाता है उसका स्क्रीनशॉट जो आपको इंस्टाग्राम पे भी मिलेगा, उसका स्क्रीनशॉट आपको फेसबुक पे भी मिलेगा, और वो मेन स्ट्रीम मीडिया में भी जाती है। इसलिए ट्विटर को गंभीरता से लेना और उस पर उसको नकेल बांधना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फेसबुक बहुत ज़्यादा इन मामलों में हार्श नहीं है। आप देखेंगे कि आपको कभी 24 घंटे के लिए सस्पेंड करेगा, कभी 3 दिन के लिए, कभी 1 सप्ताह के लिए, कभी 1 महीने के लिए, और ये वैरी करता रहता है। वो 1 साल का समय भी देते हैं कि आपका मतलब इतने समय के बीच इतने वायलेशंस हो जाएंगे तो आपको सस्पेंड करेगा, उसमें पीरियड्स अलग अलग हैं। फेसबुक इसलिए भी नहीं करता है क्योंकि उसका रेवेन्यू जंप जो है पिछले 1 साल में ईयर ऑन ईयर देखा जाए तो 43% रेवेन्यू जंप था, और 108%, सिर्फ भारत के परिप्रेक्ष्य में मैं बात कर रहा हूँ, 108% प्रॉफिट में उसको जंप मिला है, और बहुत बड़ा यूज़र बेस है। इसलिए फेसबुक उस तरह के ड्रास्टिक डिसीजंस नहीं लेता है अपने यूज़र्स के ऊपर, भारत में खास करके। लेकिन ट्विटर का बिजनेस उतना बड़ा नहीं है। ट्विटर भारत में ट्विटर प्लेटफॉर्म जो है उससे पैसे कमाने का, उसका सिर्फ डेटा के माध्यम से ही पैसे कमाने का, और नहीं है। जैसे फेसबुक में है कि आप वीडियो डालेंगे तो उसका एक हिस्सा जो है फेसबुक रखता है, आपको एड्स देता है। ट्विटर में अभी तक एड्स सिर्फ बहुत कम, मतलब आपको 1-2 प्रोमोटेड पोस्ट मिलते हैं, तो उस कारण जो है फेसबुक उतना हार्श नहीं है, ट्विटर है। फेसबुक पे हुआ है कि पेजों की सेलेक्टिव टारगेटिंग होती है, और ख़ास करके चुनाव के समय में होती है, और ये लोग भी फेक न्यूज़ के पीछे छुप कर ये करते हैं। तो फेसबुक थोड़ा ज़्यादा स्मार्ट है इस मामले में कि वो किसी, हो सकता है कैम्ब्रिज एनालिटिका स्कैंडल आपको याद ही होगा, तो उस हिसाब से कि आपका डेटा इकट्ठा करके वो पॉलिटिकल पार्टियों को बेचता है, और उसके बाद फिर टारगेटेड एडवर्टाइजिंग होते हैं, पोस्ट होते हैं, इस तरह की बातें होते हैं। सेलेक्टिवली कुछ चीज़ों को, आप अगर हिंदू हैं, आप संस्कृत में लिख रहे हैं और किसी मुस्लिम ने उसको रिपोर्ट कर दिया, और ख़ास करके कोविड के समय में तो मैनुअल रिव्यू भी नहीं होता है, आपको सस्पेंड कर दिया जाएगा 1 दिन, 3 दिन, 7 दिन, या जो भी उनकी इच्छा हो। मेरे ही साथ हुआ था कि मैंने कोविड में प्लाज्मा डोनेशन के ऊपर एक पोस्ट किया भी नहीं था, शेयर किया था किसी का लिखा हुआ, और मुझे 3 दिन के लिए, मतलब उसमें कुछ नहीं था, प्लाज्मा डोनेट करना क्यों ज़रूरी है इसके ऊपर लिखा हुआ था, और उसको हेट स्पीच बोल के मतलब सस्पेंड कर दिया गया, पता नहीं क्यों। तो इस तरह की चीज़ें फेसबुक पे होती हैं। भाजपा के समर्थकों में पिछले कुछ समय से आप इसी सोशल मीडिया में एक क्षोभ
देखेंगे, जिसमें से मैं भी एक हूँ, कि जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने कई मुद्दों पे चुप्पी साधी है, और कई मुद्दों में मैं मतलब लिंचिंग से शुरू करते हैं कि हिंदुओं की लिंचिंग का मुद्दा हो जाता है, बंगाल पे चुप्पी, पालघर पे चुप्पी, अयोध्या में साधुओं की हत्या पे चुप्पी, हिंदुत्व के जितने मामले हैं जिसको हम एसोसिएट करते हैं भाजपा से, मूलतः उस पर चुप रहे हैं ये लोग। इन्होंने प्लेटफॉर्म्स पे इनके लोगों के अकाउंट सस्पेंड हुए हैं। फेसबुक जो है पेज की रीच आपको जान के आश्चर्य होगा कि जो सबसे अच्छे परफॉर्मिंग पेज हैं राइट विंग या नॉन लेफ्ट मीडिया के, उसके पेज रीच को 98% हटा के 2% कर दिया था। मैं उसका भुक्तभोगी रहा। ऑप इंडिया में जब मैं था तो फर्जी की बात पे, रैंडम बात पे उन्होंने हमारी रीच जो है घटा के 2% कर दी। क्यों? क्योंकि हमने एक नेता का स्टेटमेंट छापा था जहां पे उसने कुछ फेक न्यूज फैलाई थी। खैर वो एक अलग ही मुद्दा है कि फेक न्यूज को फेसबुक जो है जज कैसे करता है। मूल मुद्दा यह है कि सोशल मीडिया में जो चर्चा हो रही है और जिस तरह की चर्चा हो रही है और जिस तरह से भाजपा का सोशल मीडिया पे कोई नियंत्रण नहीं है, ये भी कंट्रीब्यूट कर रहा है कि कैसे मोदी के लिए 2024 की राह कठिन होती जा रही है। हमने आपने सब ने ये देखा है कि ये चुप्पी भाजपा को कैसे कैसे कॉस्ट करती है, और भाजपा के सामने तो उदाहरण है, मध्य प्रदेश और राजस्थान का उदाहरण है ना भाजपा के पास, कि जब आपने सवर्णों के ऊपर आरक्षण और सवर्ण ये सारे मुद्दे जब चल रहे थे, आपने कुछ नहीं किया, तो आपको 2 स्टेट जो आप जीत सकते थे बहुत ही कम मार्जिन से आप हारे हैं। मध्य प्रदेश दोबारा आपको मिल गया, वो बात अलग है, बट कमलनाथ की सरकार तो आ ही गई थी। और राजस्थान में तो आप देख ही रहे हैं अशोक गहलोत क्या कर रहे हैं। ये क्षोभ जो है, ये भाजपा को लेके जो लोगों के भीतर एक उहापोह कह लीजिए, या वो बार बार कह रहे हैं कि हमारे पास विकल्प नहीं है, विकल्प हमें जिस दिन मिलेगा हम दूसरी तरफ चले जाएंगे। ये जो आता है ये मोदी को हो सकता है 2024 में अफेक्ट ना करे, लेकिन ये योगी को 2022 में अवश्य ही प्रभावित करेगा, ये एकदम श्योर है। और मेरे वीडियो का दूसरा हिस्सा उसी पे है। पहला हिस्सा तो मोदी किस तरह से सोशल मीडिया के गेम से ही चुनकर आते हैं और वहीं पे ये मात खा रहे हैं, ये अपने समर्थकों को सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, अपने आप तक को सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। और दूसरा हिस्सा ये है कि कैसे मोदी का इनएक्शन कई मुद्दों पे वो भाजपा को भारी पड़ेगा, और भाजपा को भारी पड़ने से मतलब है कि नेक्स्ट इलेक्शन जहां भी होंगे उसमें आपको इसका रिजल्ट दिख जाएगा। और नेक्स्ट इलेक्शन है योगी जी का, है यूपी में 2022 में। पंचायत चुनाव के रिजल्ट में मैं उतना ज़्यादा नहीं पढ़ता, क्योंकि और उसको उतना ज़्यादा पढ़ता भी नहीं, क्योंकि पंचायत चुनाव में अमूमन पार्टी वार्टी का एलिजियंस जो है बहुत ही, मतलब जिला परिषद तक कोई मतलब नहीं होता है कि कौन किस, क्योंकि पार्टी का चुनाव चिन्ह मिलता नहीं है, भले वो अपने आप को दिखाए कि हम भाजपा से अलाइंड है, लेकिन ये लोग मूलतः निर्दलीय आप कह सकते हैं, क्योंकि उसमें राष्ट्रीय या क्षेत्रीय स्तर की पार्टियां जो है चुनाव नहीं लड़ती, लोग चुनाव लड़ते हैं और उनका अलग अलग चुनाव चिन्ह होता है। तो उसमें ये कि भाजपा ने क्लीन स्वीप मार ली, ये सब कहना या भाजपा को घाटा हो गया। लेकिन हाँ, उसमें भी जितने लोगों ने प्लेज किया था कि हम भाजपा से हैं या जो भी अपना एलिजियंस जो है उधर से बता रहे थे, आप जाके देख लीजिए कि उनका क्या हुआ। उनकी स्थिति अच्छी नहीं रही है। प्रधानी के चुनाव में लगभग बताते हैं 150 शिक्षकों की मौत हो गई कोविड के कारण। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो है उसे होने से मना, मतलब रोकने के लिए जब दिया गया, उन तक याचिका पहुंची कि चुनाव जो है रोक दिया जाए, तो कोर्ट ने मना कर दिया रोकने से। और बाद में कोर्ट रो भी रही थी, 1-2 दिन पहले कहा कि नहीं हो, मतलब चुनाव कैसे हो गए, इस तरह की बातें। बंगाल की चुप्पी का पहला शिकार जो है वो योगी हो सकते हैं, और हमारे पास हैं ऐसे रिजल्ट्स हैं कि कैसे केंद्र सरकारों की नाकामी का या इनएक्शन का, निष्क्रियता का
असर जो है राज्य सरकारों के चुनाव पे पड़ता है, उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल शीला दीक्षित है। मैं दिल्ली में पिछले 17 साल से रह रहा हूँ और शीला दीक्षित ने जितना काम किया है कांग्रेस के करप्ट गवर्नमेंट के सेंटर में रहते हुए, उन्होंने जितना काम दिल्ली के लिए किया उतना किसी मुख्यमंत्री ने नहीं किया। हाँ, आप कह लेंगे कि वो सब ज़्यादा लंबे समय तक नहीं, लेकिन एक चीफ मिनिस्टर का विज़न होता है और शीला दीक्षित का विज़न हमें दिखा। चाहे दिल्ली का जंगल का एरिया हो जो शायद 9 स्क्वायर किलोमीटर था, उसे 273 स्क्वायर किलोमीटर तक शायद शीला दीक्षित लेके गई थी। मेट्रो का जाल बिछाना हो, आप कह देंगे ठीक है कि वाजपेयी जी ने आधारशिला रखी थी, ठीक है हम मान लेते हैं, लेकिन उसके बाद काम किसने किया? उसके बाद फिर आप फ्लाईओवर्स की बात करें, ब्लू लाइन बसों को हटाने की बात करें, सीएनजी लाने की बात करें, ये सब मूलतः बड़े बड़े चीज़ें हैं। शिक्षा के क्षेत्र में जिस पे अरविंद केजरीवाल आजकल बवाल काटता हुआ दिखता है, शीला दीक्षित ने प्रतिभा विकास विद्यालयों का जो कॉन्सेप्ट लाया था कि सरकारी स्कूल को ही हम बेटर बना देंगे, और शीला दीक्षित के समय में सरकारी स्कूलों में इनरोलमेंट जो है लगातार बढ़ रही थी। लेकिन शीला दीक्षित हार जाती है 2014 के चुनाव। क्यों? क्योंकि केजरीवाल आते हैं और कॉमनवेल्थ गेम्स का करप्शन, कोलगेट, 2G, ये वो, मतलब लोग कांग्रेस से इतने उदासीन हो चुके थे, इतने फ्रस्ट्रेटेड थे कि उन्होंने शीला दीक्षित जैसी एबल चीफ मिनिस्टर को सिर्फ इसलिए हटा दिया क्योंकि वो कांग्रेस की थी। वही शायद योगी जी को झेलना पड़ सकता है, और योगी जी को इसलिए झेलना पड़ जाएगा कि बंगाल में जो हुआ वो अभी तुरंत का है, ताज़ा है, और ये अभी बातचीत में रहेगा, लोग इस पे बात करेंगे। इस चुप्पी का असर, और कोविड में अब चूंकि यूपी बहुत बड़ी जगह है, बहुत बड़ा राज्य है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या है यहाँ पे, तो वो कहाँ पे ट्रांसलेट होगा? कोविड के आंकड़े भले ही महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, तमिलनाडु में, दिल्ली में सब में ज़्यादा है, मरने वालों की संख्या भी ज़्यादा है, लेकिन यूपी के शमशान घाटों की तस्वीरें जिस तरह से फैली थी, वो सारा जो है इट विल कम बैक एंड हॉन्ट योगी आदित्यनाथ, जबकि उनकी गलती नहीं है। फिर से प्योर डेटा की बात करेंगे तो आपको उत्तर प्रदेश बहुत अच्छे स्थिति में दिखेगा, लेकिन असर तो पड़ेगा ना जिनके परिजन चले गए हैं और जिन्होंने देखा कि यूपी में वहाँ लाश है, वहाँ जला रही है चिता, यहाँ पे पानी में बहा दिया जा रहा है, इस तरह की खबरें आ रही हैं। तो नेक्स्ट टारगेट, एक तो मीडिया का भी टारगेट योगी है, वो चाहते हैं कि ये जो एक नई लीडरशिप तैयार हो रही है सेंटर के लिए, अगर आप मानते हैं कि योगी जी अगले पीएम होने चाहिए मोदी जी के बाद, तो ये मीडिया कभी नहीं, ये जो लेफ्टिस्ट लोग हैं ये कभी नहीं चाहेंगे कि मोदी के बाद योगी आ जाए। तो उसको कितना बर्बाद दिखाया जाए और उसको कितना वीकेंड किया जाए, इस पे काम मीडिया कर ही रहा है। बाकी का काम सेंटर जो है हिंदुत्व के मुद्दों पे जब चुप्पी साधता है तो वो स्वतः हो रहा है, सेंटर को कुछ यहाँ पे नहीं करना है। और कुछ जानकार या आप भी समझदार हैं तो आप जानते हैं कि एक लीडर कभी नहीं चाहता है कि उसके अलावा कोई उसके टक्कर का, उससे ज़्यादा लोकप्रिय दूसरा पैदा हो। और हमने, आपने सबने देखा है कि कांग्रेस में ये शुरू से ही हो रहा है। वहाँ पे राहुल गांधी से बड़ा लीडर कोई है ही नहीं। राहुल गांधी कितने भी बड़े मूर्ख हों, लेकिन राहुल गांधी से बड़ा लीडर कोई भी नहीं है उस पार्टी में। यही कह के मतलब दिखाया जाता है, यही कह के बेचा जाता है कि नहीं, राहुल गांधी के नेतृत्व के नीचे हम लोग काम कर रहे हैं। यहाँ पे क्या है कि मोदी जी का विकल्प कौन, तो योगी की बात पिछले 2-3 साल से हो रही है, क्योंकि योगी जी ने जिस तरह का गवर्नेंस का मॉडल यूपी में दिखाया है वो काबिल तारीफ है। और कोई व्यक्ति नहीं चाहेगा कि उसके अपने प्राइम पे रहते हुए उसका एक दूसरा विकल्प तैयार हो जाए, और दूसरा विकल्प इस तरह से तैयार हो कि लोग जो है उसके पीछे पड़ जाएं, लोग जो है उसकी आवाज़ें लगाने लगे कि नहीं मोदी के बाद योगी,
मोदी जी जो है अब जो है सॉफ्ट हो गए हैं, मोदी जी अब स्टेट्समैन बनना चाहते हैं, योगी जी जो है फायर ब्रांड लीडर हैं, योगी जी को हमें आगे करना चाहिए। तो लोग अपना विकल्प चुनते जा रहे हैं। और योगी ने जिस तरह से 2017 में स्वयं को स्थापित किया था, स्वयं को आगे किया था और लड़ के, योगी कोई चुनाव नहीं थे सेंट्रल लीडरशिप के यूपी को लीड करने के लिए। योगी ने अपने दम खम पे अपनी जगह बनाई थी। तो ये भी हो रहा है कि कहीं ना कहीं योगी को साबोटाज करने की कोशिश हो रही है कि उसकी इमेज खराब हो जाए। इसलिए आप देखेंगे कि यूपी के कोरोना नियंत्रण को लेके आप लगातार एडवर्टोरियल्स देखेंगे कि अलग अलग टाइम मैगजीन तक में शायद एडवर्टोरियल छपा था। और इंटरनेशनली नेशनली योगी जी अपने पीआर टीम को, अपनी मीडिया टीम को लगातार जो है पुश कर रहे हैं कि किस तुम दिखाओ कि मैं इन गाँव में जा रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ सिर्फ दिखा रहे हैं, लेकिन मीडिया मैनेजमेंट जो है उस पर योगी जी बहुत हैवी हैं कि वो सिर्फ काम करे ही नहीं, वो काम करते हुए दिखे भी। इस एस्पेक्ट पे भी योगी जी का बहुत ज़्यादा हाथ है। कोविड अगले साल अगर चला गया, जिस तरह से हमारे पास ड्रग्स आ रहे हैं, जैसे 2DG एक पाउडर फॉर्म में ओरल ड्रग बना है, वो है कोविशील्ड है, बाकी स्पुतनिक आया और फाइजर से भी बातें चल रही हैं। सबको देखते हुए लगता है कि अगले साल तक हो सकता है कि मतलब नियंत्रण में कोविड हो जाएगा। तो इस कोविड का जो ह्यू एंड क्राई मचा है, इसको लेके जो छिछालेदर हुई है, उसका असर मोदी पर नहीं पड़ेगा। जैसे 2016 में ही नोटबंदी आ जाती है, 2019 तक उसका इफेक्ट नहीं आता है। जीएसटी का भी इफेक्ट 2019 तक नहीं पड़ता है, भले मीडिया ने पूरा शोर मचाया था, क्योंकि लोग साल भर तक याद कर लें वही बहुत है। तो योगी के चुनाव पे बंगाल की चुप्पी का भी असर पड़ेगा, कोविड का भी असर पड़ेगा। जिस तरह की कवरेज हो रही है, मोदी पे इन दोनों का असर नहीं पड़ेगा। 2024 के इलेक्शन आते आते बंगाल की कोई चर्चा भी नहीं करेगा, मैं ही नहीं करूंगा, भूल जाऊंगा मैं, आप भी। तो शायद जनता की उस स्मृति दोष पे कि जल्दी ही भूल जाते हैं लोग, उस पर बैंक कर रहे हैं मोदी जी। योगी के पास वो लग्जरी नहीं है, इसलिए योगी जी लगातार जो है वो लगे हुए हैं मतलब मीडिया में कवरेज के लिए। अब एक सवाल उठता है कि क्या केंद्रीय नेतृत्व योगी जी को जानबूझकर इग्नोर कर रहा है? इस सवाल का उत्तर मतलब आप शायद में ही दे सकते हैं कि हाँ, हो सकता है कोवर्टली कर रहे हो, ओवर्टली नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो समझदार लोग हैं वो चीज़ों को देख के अपनी तार्किकता के आधार पर ये समझ सकते हैं कि योगी को आज से नहीं, योगी को 2018 से ही अंडरमाइन किया जा रहा है। बजट आता है और उस यूपी इस देश का सबसे बड़ा राज्य है और उसके बजट को ट्रेंड नहीं करवा पाते हैं। सेंट्रल आईटी सेल को, भाजपा आईटी सेल वालों को दिया गया, उन्होंने रिट्वीट तक नहीं किया था। ये जो उस वक्त आईटी सेल हेड कर रहे थे, हमारे मित्र हैं, उन्होंने बताया था कि, और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मोदी ये पर्पस पे करवा रहे हो, लेकिन नहीं, मोदी के नीचे के लोग, कभी कभी होता है ना कि बड़े पोजीशंस में बहुत ही क्षुद्र बुद्धि वाले लोग जो है पहुंच जाते हैं, संकीर्ण मानसिकता वाले लोग पहुंच जाते हैं कि उनको लगता है कि हम योगी के साथ ये कर देंगे तो हमारे नंबर जो है मोदी जी के सामने बढ़ जाएंगे। तो हो सकता है कि मोदी का इसमें कोई लेना देना नहीं हो, लेकिन उसके नीचे के जो लोग हैं वो ये सुनिश्चित करना चाह रहे होंगे कि नहीं, मोदी से बड़ा कोई नेता हो ही नहीं सकता और हम उसको ऊपर आने नहीं देंगे। इसलिए योगी जी की योजनाओं का योगी को सिर्फ और सिर्फ अपने लोकल मीडिया पर रिलाई करना पड़ रहा है, उसको केंद्रीय नेतृत्व से या भाजपा के आईटी सेल से वहां से कोई मदद इनको नहीं मिल रही। तो जब मैं कहता हूं कि क्या जानबूझकर इग्नोर किया जा रहा है, तो मोदी नहीं तो मोदी के नीचे के लोग तो अवश्य ऐसा कर रहे हैं, और ये योगी को छोटा करने के लिए कि नहीं, तुम अभी उस स्टैचर के नहीं हुए कि तुम मोदी को चैलेंज कर सको। तो ये एक चल रहा है। आईटी सेल आप देखिए कि ऑलरेडी बंगाल पर समर्थकों द्वारा कोसे जाने पे साजिश बता रहे हैं कि मोदी के खिलाफ कुछ लोग साजिश कर रहे हैं उसको कमजोर करने की।
जबकि हम कमज़ोर नहीं कर रहे हैं, हम तो प्रश्न पूछ रहे हैं ना, आपने क्या किया। मास्टर स्ट्रोक का अभी तक इंतज़ार कर रहे हैं हम। 2 मई से आज मतलब 21 मई हो गई और मास्टर स्ट्रोक अभी तक नहीं आया। अमित शाह ने बोला था कि मोदी जी जब भी चुप रहते हैं तो कुछ बड़ा होने वाला होता है, ये हम 22 सालों से देख रहे हैं। बड़ा क्या हुआ ये अभी तक हमें नहीं दिखा है। तो वो चुप्पी पर जब प्रश्न पूछा जा रहा है तो बोल रहे हैं कि देखो ये जो है लोग चाहते हैं कि मोदी कमज़ोर हो जाए और देखना इसी कारण से योगी के चुनाव पे असर पड़ेगा। इस तरह की भी बातें आप भाजपा के जो अपने आप को कट्टर समर्थक कहते हैं, जो हमारे जैसे लोगों को किसी दिन हिंदू हृदय सम्राट और किसी दिन मतलब गाली गलौज करके नकारते रहते हैं कि नहीं नहीं ये तो कांग्रेस का एजेंट है, ये वामपंथी है, इस तरह की बातें करते हैं। वो लोग तो ऑलरेडी ये वाला जो मैं बात आपको बोल रहा हूँ वो इसको रीइंफोर्स ऑलरेडी कर रहे हैं। उनका कहना है कि आपके प्रश्न पूछने से मोदी जो है कमज़ोर हो रहे हैं और प्रश्न पूछने वाले योगी जी को हराने वाले हैं। उनका लक्ष्य योगी जी हैं और इसमें वो साथ दे रहे हैं कांग्रेसियों का। आप सोचिए, प्रश्न किससे पूछ रहे हैं? केंद्रीय नेतृत्व से। और प्रश्न बहुत ज़्यादा जटिल नहीं है। इसमें ऐसा नहीं है कि आपके वोटर आपसे अलग हो जाएंगे, नहीं। आपको अपने कार्यकर्ताओं के लिए उसी तरह से खड़ा होना होगा जैसे ममता बनर्जी होती है। उसमें लाख बुराइयां हैं, लेकिन आप उसके मंत्री को उठाते हैं तो वो सीबीआई ऑफिस के बाहर धरना देती है। वो अपने पुलिस के मुखिया के साथ पिछले साल भी धरना पर बैठ गई थी, पुलिस वाले को बिठा लिया धरना पे। पॉलिटिकल धरना में एक एग्जीक्यूटिव के मेंबर को आप बिठा लेते हैं, एक सरकार के मुलाजिम को बिठा लेते हैं जो इलेक्टेड नहीं है, जो सरकारी काम कर रहा है, इंडियन पुलिस सर्विसेज का, आईपीएस का है। भाजपा ने क्या किया? भाजपा ने एक ट्वीट भी नहीं किया, भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व। तो इस पर जब तो आपको सिर्फ एक ट्वीट करना था, आपको 2 बातें कहनी थी कि हाँ, और आपको खुद तो टाइप भी नहीं करना है ना, आपकी तो एक टीम है पीएमओ में, आपको वो करना था, आपने नहीं किया। प्रश्न यह है कि आपने क्यों नहीं किया। मैं ठीक है, मैं उन चक्करों में नहीं पड़ता कि मोदी जी को नोबेल प्राइज चाहिए इसलिए वो कर रहे हैं। चाहिए नहीं चाहिए ये मोदी जी जानते होंगे, लेकिन आप अपने कार्यकर्ताओं के पीछे भी खड़े क्यों नहीं हैं? और ये प्रश्न तो पूछे जाएंगे। और फिर जो पूछते हैं उनके ऊपर ये ब्लेम डाला जा रहा है कि तुम लोग योगी को हरा दोगे। तो पता चलता है कि समवेयर डाउन द लाइन इट हैज ऑलवेज बीन योर स्ट्रेटेजी, कि आप चाहते हैं कि योगी का काम अंडरमाइन हो, वो अच्छा ना दिखे, और जो भी लोग मोदी को क्वेश्चन कर रहे हैं उसको डाइवर्ट कर दो कि तुम ही योगी को हरा रहे हो। जबकि पीछे में उनकी जड़ें खोदने का काम यही आईटी सेल कर रही है। ये आप इस बात पर सोचने की, विचारने की कोशिश कीजिए, तब शायद आपको चीजें क्लियर होगी। मोदी जो है और योगी, ये तय है कि हमारे पास इनसे बेहतर विकल्प नहीं है। आप ठीक है, आप कह देंगे कि हमारे पास मतलब तेजस्वी सूर्या हो रहे हैं और बाकी एक नेतृत्व की बातें आप करेंगे कि तैयार हो रहा है, मैं मानता हूं। लेकिन अभी क्या है, एक नया विकल्प तैयार करने में 5 साल तो मिनिमम लगता है, और वो भी एक छोटे राज्य के स्तर पे हो सकता है। दिल्ली में जैसे आम आदमी पार्टी आ जा सकती है 1 साल के 2 साल के आंदोलन के बाद, लेकिन केंद्रीय स्तर पर वैसा संभव नहीं है। यहाँ तो जो पार्टियां मुखर हिंदुत्व की बातें करती थी वो तो अब कांग्रेस की जेब में। तो अगर ऐसा हो रहा है जितनी बातें मैं कह रहा हूं, मोदी जी को सोचना चाहिए कि जिन सोशल मीडिया कंपनियों के सहारे वो आगे आए थे, ऊपर आए थे, लोगों तक पहुंचे थे, वही उनको अब एक तरह से काटने की कोशिश में है। वहीं से खबरें बनती हैं और उसको आप नियंत्रण नहीं कर रहे हैं।
फिर वही बात आ जाएगी, 2 टके का यूट्यूबर अब योगी जी को और मोदी जी को राजनीति सिखाएगा। वो बात तो अलग है, ठीक है, लेकिन फिर जो मुझसे ये सवाल पूछते हैं वो कितने टके या कितने पैसे के हैं, उनको भी देखना पड़ेगा। सवाल पूछना, विचार करना, विश्लेषण करना हमारा आपका सबका काम है, क्योंकि हम एक विचारधारा को लेकर प्रतिबद्ध हैं और विचारधारा राष्ट्रवादी है, भाजपावादी नहीं। हम ये जानते हैं कि राष्ट्र के विरोध में जो लोग हैं हम उनके साथ कभी नहीं होंगे, लेकिन साथ ही जहां हमें लगता है कि बेहतरी के, अच्छे होने के, अगर वहाँ पे स्कोप है, उसका स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट है, तो वो करना आवश्यक है। और इसलिए हम और आप जो भी मेरी बातों से इत्तेफाक रखते हैं वो ये मानेंगे कि प्रश्न पूछते रहना ज़रूरी है और ऐसी कंपनियों को इस पे नकेल कसना ज़रूरी है। नहीं तो फिर अभी 4 साल का समय है, अब 3 ही साल बचे हैं। इनफैक्ट 3 साल में अगर सोशल मीडिया जिस हिसाब से चल रहा है और टेक्नोलॉजी इतनी जल्दी बदलती है कि शायद तब तक बहुत देर हो चुकी होगी, अगर भाजपा अभी भी नहीं समझा। फिर आप इसी तरह जैसे 200 सीटें बंगाल में ला रहे थे, मिली 77, उसी तरह 300 सीटें आप बोलोगे कि 400 सीटें हमें मिलेगी और मिलेगा आपको 120, 125, 200 भी नहीं मिलेगा, क्योंकि लोगों में आक्रोश है, उसको आपको एड्रेस करना पड़ेगा। अगर आप आज एड्रेस नहीं कर रहे हैं तो आप यूपी हार जाएंगे, और यूपी हारेंगे नहीं, यूपी में योगी कमज़ोर होंगे। हारने की मैं बात नहीं मानता, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि योगी ने जितना काम किया है उसको देखते हुए वो हार जाएंगे, लेकिन हाँ, उनकी पकड़ जो है कमज़ोर ज़रूर होगी। और जब एक बहुत बड़ा नेता जो दूसरे बहुत बड़े नेता के लिए चैलेंज बनता है और उसकी स्थिति जब कमज़ोर होती है तो उसकी मदद, उस कमज़ोरी का फ़ायदा उस दूसरे बहुत बड़े नेता को ही मिलता है। समय इसका नहीं है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, इस पे डिबेट हो। समय इसका है कि हमें 2022 में योगी चाहिए और 2024 में मोदी चाहिए, या जो भी हो, हमें भाजपा चाहिए नेतृत्व में। लेकिन ये भाजपा अपने आप को अगर पार्टी विद अ डिफरेंस बोलती है तो उसे अपने काडर के साथ खड़ा होना पड़ेगा। अपने कार्यकर्ताओं को आप लगातार इसी तरह से नकार नहीं सकते हैं। अगर नकारते रहेंगे तो फिर बड़े ही दुख के साथ कहना पड़ेगा कि फिर धीरे धीरे लोग आपको भूल जाएंगे, क्योंकि लोगों को देखिए, वस्तुतः बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता कि नेतृत्व में कौन है। राम मंदिर के बनने से वो एक भावनात्मक मुद्दा है। कुछ नहीं हो रहा था फिर भी लोग कांग्रेस को चुन रहे थे ना। आप जब 2019 में भी आए थे तो आपने तो राम मंदिर का मुद्दा तो आपके मैनिफेस्टो में शायद सबसे नीचे या था ही नहीं। लोगों ने राम मंदिर के कारण तो वोट दिया नहीं, बन गया, ठीक है, बन जाएगा। और भी सारी चीज़ें, बहुत बड़ी बड़ी अच्छी चीज़ें आपने की हैं, इसमें कोई डिनायल नहीं है। ग्रामीण महिलाओं के लिए आपने जितना किया है, उज्ज्वला योजना, सौभाग्य योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र स्कीम, जन धन, स्वच्छता योजना, बहुत सारी योजनाएं बहुत सारे लोगों के जीवन में मूलभूत परिवर्तन ला रही हैं। कोई नकार नहीं रहा हूँ इसको, लेकिन आम आदमी के लिए बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता है जब आपको पुश करते करते उन्हीं मुद्दों पे जिसके लिए आप चुन के आए थे एकदम नकार देंगे, फिर वो चुन लेगा, किसी को भी चुन लेगा। हमें उन्हें ही बचाना है। अगर वो एक ट्वीट से, 2 ट्वीट से, 2 बयान से अगर वो बच सकते हैं, हम ये नहीं करें प्राइम मिनिस्टर के हैंडल से आप ट्वीट कर दो कि बंगाल में जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। वैसे करना चाहिए आपको, क्योंकि आप हेड ऑफ स्टेट हैं, आपको करना चाहिए। वहाँ पे संविधान जो एकदम कोलैप्स हो गया था, आपने नहीं किया। आपका राज्यपाल जो है चुना हुआ वो रो रहा है, आपने कुछ नहीं किया। कम से कम वैयक्तिक स्तर पर नरेंद्र मोदी के हैंडल से तो कर ही सकते थे। आप तबरेज के लिए समय निकाल लेते हैं,
आप जो है शबाना आजमी के लिए समय निकाल लेते हैं, आप गौरक्षकों तक को जो है लताड़ देते हैं, लेकिन आपके पास पालघर के लिए समय नहीं है। आपने कुछ नहीं बोला, आज तक नहीं बोला है। आपको यह भी नहीं बोलने को बोला जा रहा है कि ऑब्वियसली प्रधानमंत्री को कौन क्या बोलने को बोलेगा। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि नहीं आप बोलिए कि हाँ ईसाई थे या मुस्लिम थे, उन्होंने जो घेर के मार दिया। घेर के मार दिया ना यार, 3 साधु की हत्या हो गई ना। आप उस पर शोक तो जता सकते थे ना कि कैसे एक भीड़ ने लिंच कर दिया। तबरेज के भी साथ तो वही हुआ था। तबरेज जबकि कथित तौर पे एक चोर था, यहां तो साधु की हत्या हुई है, आप चुप हैं। फिर तो प्रश्न पूछे जाएंगे और प्रश्न पूछता रहूंगा। अंत में यही कहना चाहूंगा कि ट्विटर और फेसबुक को साधना बहुत ही आवश्यक है। अभी नहीं साधे तो बहुत देर हो चुकी होगी। वस्तुतः अभी से इनको शुरुआत कर देनी चाहिए और 3 सालों में केंद्र सरकार को अपनी छवि इन कंपनियों के लिए ऐसी बना लेनी चाहिए कि हम तुम्हारे हिसाब से नहीं चलेंगे, हम अपने हिसाब से चलेंगे। हमारे देश का डेटा, हमारे देश के नागरिकों का डेटा हमारा है, तुम्हारा नहीं है, उस पर हमारा हक है। और तुम अगर यहाँ पे बिजनेस कर रहे हो 1000 करोड़ का, 1500 करोड़ का, यहाँ पे अगर 40 करोड़ जनता के फ़ोन पे फेसबुक इंस्टॉल्ड है और वो तुम्हारा ऐड कंज्यूम कर रहे हैं, तो तुम्हें लॉ ऑफ द लैंड जो है उसके हिसाब से चलना पड़ेगा। तुम इस तरह से आर्बिट्ररी डिसीजंस नहीं ले सकते हो कि लिख दे रहे हो किसी भी ट्वीट के नीचे कि ये मैनिपुलेटेड मीडिया है। नहीं, या तो उनको नियंत्रण में कीजिए, या आप कू लेकर आए थे तो क्या हुआ कू का? कू पे सारे मंत्रालय क्यों नहीं है? कू पे प्रधानमंत्री क्यों नहीं है? आप जब एक ऑल्टरनेटिव क्रिएट करते हैं तो आपको वहां पे होना चाहिए। आप नहीं है इसका मतलब आप ही को कॉन्फिडेंस नहीं है अपने ही देश की कंपनियों। आप चाहे जितना आत्मनिर्भर भारत चिल्ला लें, आप आजीवन राफेल खरीदते रहेंगे, लॉकहीड मार्टिन का खरीदते रहेंगे, F-16 खरीदते रहेंगे, यही सब आप करते रहेंगे। आपके पास अपना तेजस जैसा प्लेटफॉर्म है, उस पर आप कुछ बिल्ड नहीं करना चाहते हैं, पता नहीं क्यों। ये सारी चीज़ें हैं जो आत्मनिर्भर भारत का जो माहौल उड़ाती हैं। मंशा आपकी बहुत अच्छी है लेकिन वो एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहा है। और दूसरे तरफ अगर केंद्रीय नेतृत्व योगी जी को अंडरमाइन करने की कोशिश कर रहा है तो मुझे लग रहा है ये बहुत बड़ी भूल होगी, पार्टी के लिए भी और राष्ट्र के लिए भी। इसलिए दोनों स्तर पे एक इनको ढंग की स्ट्रेटजी बनानी चाहिए कि इनको आगे कैसे बढ़ना है, वरना फिर 2022 भी जाएगा हमारे हाथ से। एक कमज़ोर योगी आएंगे, नंबर नहीं होंगे उनके पास, तो वो उस तरह के डिसीजंस नहीं ले पाएंगे। आप उस कारण से आपकी राज्यसभा में स्थिति कमज़ोर होगी और अंततः 2024 में यही सोशल मीडिया आपकी ताबूत में एक कील का काम करेगा और ठोक के आपको ख़त्म कर देगा। नमस्कार।